अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम साइंस सेकंड हिस्सा दुवम का लेसन नंबर 8 यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, फ़ायदेमंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार, ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, माइक्रोब्स किसे कहते हैं, खुर्दबीनी जानदार क्या है, हम 8 में पढ़ चुके हैं। The minute organisms which are invisible to our naked eye are known as microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स या खुर्दबीनी जानदार वो जानदार होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और हमारी सादा आँख से नज़र नहीं आते। वी नीड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू सी द और टू ऑब्जर्व द माइक्रोब्स, और हमको खुर्दबीन के ज़रिए इनको देखना पड़ता है। तो इस सबक में हम फ़ायदेमंद और नुकसानदा, यूज़फुल और हार्मफुल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो यूज़फुल यानी फ़ायदेमंद जो है लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम एंड ईस्ट। हार्मफुल नुकसानदा क्लॉस्ट्रिडियम और एंड अदर्स, और दूसरों के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार, जिसके अंडर लैक्टोबैसिलाई हमको पढ़ना है। दिस इज़ द फिगर ऑफ लैक्टोबैसिलस। ये जो आपको शक्ल दी गई है लैक्टोबैसिलस की है। ठीक है, दीज आर ब्लू रॉड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। ये कैसे खुर्दबीनी जानदार होते हैं, नीलगूं और सलाखनुमा, और ये इनकी जो साख्त होती है वो मुस्ततिल नुमा होती है। दीज आर एनएरोबिक बैक्टीरिया, मीन्स दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम बग़ैर ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मगर इनको तवानाई हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। बग़ैर ऑक्सीजन के भी ये तवानाई हासिल कर सकते हैं, इसलिए इनको एनएरोबी यानी गैर हवाबाश बैक्टीरिया कहा जाता है या खुर्दबीनी जानदार कहा जाता है। तो आपने सुना होगा दूध से दही बनना। ये अमल होता कैसे है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड और योगर्ट। ये इसमें लैक्टोबैसिलाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत मदद करते हैं। इनकी वजह से ही दूध दही बनता है। हुए ना ये हमारे लिए यूज़फुल, इसलिए ये हमारे लिए कैसे है, फ़ायदेमंद है। प्रोसेस में होता क्या है, दरअसल देखिए, लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क, लैक्टोज शुगर जो दूध में मौजूद होती है उसको लैक्टोबैसिलाई, ये लैक्टोज शुगर को लैक्टोबैसिलाई किस में तब्दील करते हैं, लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड by the lactobacillus. This process is known as fermentation process. इस अमल को क्या कहा जाता है, अमले तख़मीर, जिसमें दूध की लैक्टोज शुगर किस में तब्दील हो रही, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस या अमल तख़मीर की वजह से क्या होता है, pH ऑफ मिल्क डिक्रीजेस। मिल्क जो है वो उसका pH कम हो जाता, pH मतलब वो तेज़ाबी हो जाता है। मिल्क कैसा हो जाता है, तेज़ाबी, एसिडिक। जब भी किसी सब्सटेंस का pH कम होता है तो वो मतलब उसमें वो एसिडिक हो जाता है, वो तेज़ाबी हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन ऑकर्स। जब मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन क्या हो जाता है, जम जाता है। कोगुलेशन होना यानी जम जाता है। इसके अलावा लो pH का क्या फ़ायदा है, किल्स द हार्मफुल माइक्रोब्स। जब pH कम हो जाएगा यानी वो तेज़ाबी हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो क्या होगा, हार्मफुल माइक्रोब्स जो रहेंगे दूध के अंदर वो खुद ब खुद मर जाएंगे। तो इस तरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्पफुल है किस चीज़ में, इन द फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमको पढ़ना है यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई की क्या इस्तेमालात हैं, कहाँ कहाँ होते हैं।
वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज़, श्रीखंड एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। आपको मालूम है दूध से बहुत सी अशिया तैयार की जाती हैं। दूध से कौन कौन सी? घी, चीज़ और छाछ, घी, पनीर, ये सब बनाने में कौन मदद करते हैं आपको? यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी लैक्टोबैसिलाई। दूसरा है लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन इज़ यूज़फुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सीडर, कोका, पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स। सीडर, कोको, तरकारियों का अचार बनाने के लिए भी लैक्टोबैसिलाई का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। लैक्टोबैसिलाई आर some other useful microbes taken together are used to treat abdominal discomfort। अगर हमारे हज़मी निज़ाम में, जहाँ जो पेट में होता है, उसके अफ़वाल में बिगाड़ पैदा हो जाता है, यानी हाज़मे में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो लैक्टोबैसिलाई और दूसरे खुरदबीनी जानवरों के ज़रिए ही हमारे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को या हज़मी निज़ाम को ठीक किया जा सकता है। लिवेंट फॉडर ऑफर्ड टू डोमेस्टिक कैटल लाइक काउज एंड बफेलोज इज़ फॉडर फॉर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई। आप देखते होंगे गाय भैंस को तख़मीरी ग़िज़ा दी जाती है, रात में भिगा के रखा जाता है और उनको सुबह में दी जाती है। क्यों? क्योंकि लैक्टोबैसिलाई उसमें क्या करते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, अमले तख़मीर करते हैं, जिसकी वजह से दे इम्पार्ट द टेस्ट टू द फॉडर। उस चारे को क्या हो जाता है? एक टेस्ट आ जाता है, एक मज़ा आ जाता है और उसका न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, तग़ज़िया बढ़ जाता है। इसलिए ज़्यादा दूध हासिल हो, टू इंक्रीज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फॉडर इज़ फर्मेंटेड। लिवेंडेड फॉडर, ग़िज़ा को क्या किया जाता है? तख़मीर की जाती है, ज़्यादा दूध मिलना। द लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन प्रोसेस इज़ यूज टू मेक वाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड खाते हैं ना आप, तो ब्रेड बनाने के लिए और शराब बनाने के लिए भी लैक्टोबैसिलाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये हमारे लिए क्या है? यूज़फुल है। नेक्स्ट जो है वो है राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, हमबाश जरासीम। राइजोबियम ये भी क्या है? बैक्टीरिया है। देखिए आप उसकी फिगर, राइजोबियम की ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये भी फ़ायदेमंद है। ठीक है। व्हाट इज़ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या हमबाश बैक्टीरिया किसे कहते हैं? देखो इसको समझिए। राइजोबिया लिविंग इन रूट नोड्यूल्स सप्लाई नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एमिनो एसिड्स टू द प्लांट and to exchange get energy in the form of carbohydrates from it. Such a mutual beneficial relationship is called symbiosis. राइजोबियम बैक्टीरिया जड़ की गांठों में रहने वाले होते हैं और वो इन पौधों को नाइट्रेट्स और अमीनो एसिड मुहैया करते हैं और बदले में उनसे तवानाई हासिल करते हैं। उसको कहा जाता है हमबाश। मतलब राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी फलीदार पौधे, लाइक बीन, सोयाबीन है ना, मटर जिसे हम कहते हैं, सोयाबीन, ये कैसे होते हैं? जिनको फली लगती है, लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूम्स कहा जाता है इनको। लेग्यूमिनस प्लांट यानी फलीदार पौधे। तो देखो इनके जो रूट्स होते हैं, ये जड़ होते हैं, इनकी जड़ें होती हैं, तो इनकी जड़ों में इस तरह से ये जड़ है और उसके ऊपर आपको ये नॉट दिख रहे होंगे। ये जो नॉट्स आपको यानी गांठें जो नज़र आ रही हैं, ये वाली ये होते हैं रूट नोड्यूल्स, ऐसी गांठें जड़ों के ऊपर। इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के, फलीदार पौधों के।
तो ये क्या, इनका काम क्या है? टू कैरी द process of nitrogen fixation. As you know that atmospheric nitrogen is not useful for us. Or plants cannot use atmospheric nitrogen in the form of gas. माहौल में नाइट्रोजन गैस होती है और इसको जानदार इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि पौधे भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये जो राइजोबियम है ये हमको हवा की जो नाइट्रोजन है उसको तब्दील करके देंगे। राइजोबियम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमाइनो एसिड। किसमें हवा की नाइट्रोजन को राइजोबियम किसमें तब्दील करते हैं? नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमाइनो एसिड में, यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड में, नाइट्रोजन के मुरक्कबात में। कहाँ रहते हैं वो? इन द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, फलीदार पौधों की जड़ों में जो गांठें होती हैं उसमें रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमको फिर नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे लिए क्या है? यूज़फुल है। नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर DNA, है ना? हमारे DNA में होती है नाइट्रोजन, बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो ये हुए ना हमारे लिए हेल्पफुल, है ना? फ़ायदेमंद है हमारे लिए ये। आफ्टर हार्वेस्टिंग a leguminous crop, the leftover roots and other plants parts are dumped in the form soil to maintain its bacterial population. The use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilizers and thereby their adverse effect. ये जो हमारे ये जो बैक्टीरिया है ये कहीं किस में रहते हैं? फलीदार पौधों की जड़ों में, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो जब भी हार्वेस्टिंग हो जाती है, काश्त कर दी जाती है पौधों की, तो उसके बाद जो भी पौधे के लेफ़्ट ओवर पार्ट हैं यानी बचे हुए हिस्से हैं उनको मिट्टी में दबा दिया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ द राइजोबियम की पॉपुलेशन बढ़ना, उससे क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होगा, यानी हमको ज़्यादा अमाइनो एसिड, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स मिलेंगे। इसका और एक फ़ायदा है, क्या है? reduces the use of chemical fertilizer। ये क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, यानी हम कीमियाई खादें जो इस्तेमाल करते हैं उसकी ज़रूरत हमको पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन नहीं होता, मिट्टी की आलूदगी नहीं होती है। अब उसके बाद देखिए, नाउअडेज सीड्स आर कोटेड विथ राइजोबियल सॉल्यूशन और पाउडर बिफोर सोविंग। ऐसे मार्केट में बीज मिल रहे हैं जिनके ऊपर बैक्टीरिया का सॉल्यूशन या पाउडर लगाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? आफ्टर सोइंग राइजोबिया इंटर द प्लांटलेट्स, जो छोटे छोटे पौधे निकलेंगे उसमें ये बैक्टीरिया मौजूद होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड राइजोबियल इनोक्यूलेशन। इसको क्या कहा जाता है? राइजोबियम इनोकुलेशन, यानी उर्दू में कहेंगे इसको राइजोबियम वैक्सीनेशन। ठीक है, अब उसके बाद है अगला खुर्दबीनी जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज ईस्ट सेल्स। सी, दिस इज द फिगर ऑफ ईस्ट। ईस्ट इज़ अ काइंड ऑफ फंजाई। ईस्ट जो है ये फफूंद की एक किस्म है। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ बडिंग। इनकी जो नशोनुमा होती है, या सॉरी, इनमें जो अमल तौलीद होता है वो कलियाओं के तरीक़े से, बड यानी कली, कलियाओं के तरीक़े से होता है, यानी ये गैर जिनसी तौलीद का तरीक़ा है।
ईस्ट इज़ अ हिट्रोट्रॉफिक फंगल माइक्रोब, ये एक फफूंद है और हिट्रोट्रॉफिक है। हिट्रोट्रॉफिक यानी अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, खुद कफील नहीं है, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। ईस्ट इज़ ए यूनिसेल्युलर फंगस, यूनिसेल्युलर है यानी इनका बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल होता है। बॉडी इज़ मेड ऑफ सिंगल सेल ओनली, इनके जिस्म सिर्फ और सिर्फ एक खलिए से बना होता है। ठीक है, these your yeast grows and multiplies very quickly due to the carbon compounds in the sugar solution। ये कार्बन कंपाउंड, ये जितनी भी कार्बन फफूंद लगती है ना बारिश के दिनों में, देखेंगे आप लकड़ी पे, कपड़ों पे, चमड़े पे, लेदर पे, इन चीज़ों पे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो कार्बन कंपाउंड पे इसकी ग्रोथ, इसकी नशोनुमा बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है, क्यों ग्रो करता हो, क्यों नशोनुमा करता है ऐसी चीज़ों पे जिसमें कार्बन हो? ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले, तग़ज़िया मिले, ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा मिले। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ईस्ट सेल्स कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट्स इन दैट सॉल्यूशन और इन दैट सब्सटेंस इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। ग़िज़ा हासिल करने के लिए ईस्ट क्या करते, जिस भी शय पे उनकी नशोनुमा होती, कार्बनी मुरक्कबात पे उनकी नशोनुमा होती है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको किस में तब्दील कर देते? अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में तब्दील करते हैं वो? अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसको तब्दील कर रहे? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में होता है? ऐसे सब चीज़ें, ये ऐसे मटेरियल जिनके अंदर कार्बन हो, जैसे लकड़ी है, चमड़ा है वगैरह, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारी जो ग़िज़ा है, लकड़ी में सेल्यूलोज होता है, हाँ, और हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इनको ईस्ट क्या करते? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर देते, कन्वर्ट कर देते। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे इसको? अमल तख़मीर या फर्मेंटेशन। इसी तरीके से तो ब्रेड भी बनाई जाती है। तो ये देखो, इसकी साख्त देखो ईस्ट की, ये ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इसका, जिसमें एक खलिए पे मुश्तमिल होता है। ये जो दिख रहा है एक्स्ट्रा पार्ट, इट बल्जेस फ्रॉम द प्रीवियस सेल और ओल्ड सेल। ये ईस्ट के जिस्म से ये जो ऊपर कली निकली, ये इसको कहते हैं बर्ड। ये क्या है? उसकी बर्ड है। यानी इससे क्या होगा? दूसरा ईस्ट का माइक्रोब बनेगा, दूसरा ईस्ट प्रोड्यूस होगा बडिंग मेथड से। ठीक है, इसके बॉडी में एक बर्ड निकलती है और इससे फिर दूसरा ईस्ट बनता है। इट इज़ यूकैरियोटिक। कैसा है ये? यूकैरियोटिक सेल है। मतलब क्या हुआ इसका? इट हैज़ वेल डिस्टिंग्विश्ड न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। हम पढ़ चुके हैं। हम यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? तरक्की याफ्ता जो सेल होता है किसे कहते हैं? खलिया, जिसके अंदर ऐसा मरकज़ा हो जिसमें जुनैनी मादा जो है उसके ऊपर एक झिल्ली मौजूद हो, मरकज़वी झिल्ली मौजूद हो। यानी डीएनए आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कवर्ड हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, मरकज़वी ये झिल्ली से, खुला ना हो। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। तो ईस्ट एक यूकैरियोटिक माइक्रोब है। ठीक है, अब देखो इसका यूज़ कहाँ होता है। ये देखिए, फंगस यानी फफूंद है ये। इन बायो रेमिडिएशन, ईस्ट के 500 से ज़्यादा स्पेसीज है, इसकी 1500 से ज़्यादा अनवा हैं। ईस्ट यारोविया लाइपोलाइटिका इज़ यूज्ड टू एब्जॉर्ब द टॉक्सिन्स रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल एंड हेवी मेटल्स एंड मिनरल्स रिलीज्ड इन सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सनतों में जब पाम ऑयल बनाया जाता है वहाँ पे, या दूसरी सनतों में जो जहरीले मादे खारिज होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ये, यानी आलूदगी को कम करता है।
Saccharomyces cerevisiae is used for the absorption of pollutant arsenic. आर्सेनिक ये एक हेवी मेटल है। कैसा है आर्सेनिक? एक वज़नी धातु होती है आर्सेनिक, ये वज़नी धातु होती है, इससे सॉइल पोल्यूशन होता है। तो मिट्टी को आलूदगी से पाक रखने के लिए आर्सेनिक को मिट्टी से जज़्ब कर लेने का काम कौन करते हैं? सैक्रोमाइसिस सिरेवियसी, ये एक ईस्ट का टाइप है, एक किस्म है। इसके अलावा ऑयल स्पिल्स इन ओशन आर क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ एल्केनोवोरेक्स बैक्टीरिया। ये समंदरों में जब भी तेल जो है वो गिर जाता है, पानी में तेल शामिल हो जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं एल्केनोवोरेक्स, ये क्या करते हैं? उस पानी से तेल को अलग कर देते। पानी से तेल को अलग कर सकते क्या हम समंदर के? नहीं, बहुत एक्सपेंसेस आएंगे इसके, बहुत ज़्यादा खर्च होगा इसका, है ना। समंदर के पानी में अगर तेल गिर गया तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल बात है। तो हम अगर ऐसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल करें तो वो क्या वो कर देते हैं ये काम। तो इस तरह से ये हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल है। उसी तरह से ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल अलॉन्ग विद द शुगर इन शुगर फैक्ट्रीज। शक्कर के कारखानों में शक्कर जब बनाई जाती है, शक्कर बनाने के जो काम होता है शक्कर के कारखानों में, तो उस वक्त शराब भी बनाई जाती है। सुने होंगे आप, अल्कोहल भी बनाई जाती है, शराब तैयार की जाती है शक्कर के कारखाने में। क्यों? मोलासेस इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर कैन जूस। जब शक्कर गन्ने से रस निकाला जाता है तो मोलासेस यानी गन्ने का राब यानी लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ शुगर कैन, गन्ने का बचे हुए बेकार हिस्से मोलासेस, इनके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। दिस कार्बोहाइड्रेट इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट कॉल्ड सैक्रोमाइसिस। ईस्ट से क्या करते हैं? उनका अमल तखमीर करते हैं गन्ने के बचे हुए हिस्से का, राब का, और क्या बनाया जाता है? इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इसका फार्मूला है, इज प्रोड्यूस्ड एज ए प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ईस्टर। इसके अलावा ईस्टर एंड अदर अल्कोहल्स आर सेकेंडरी प्रोडक्ट, ये बनाए जाते हैं, इथेनॉल, ईस्टर वगैरह। इसके अलावा स्प्रिट सुने होंगे ना आप, स्प्रिट का फाया इंजेक्शन देने से पहले लगाया जाता है। एंड अदर अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनॉल। ये जो इथेनॉल बना उससे क्या बनाया जाता है? स्प्रिट बनाया जाता है, और अल्कोहल की दूसरी किस्में भी बनाई जाती है शराब की। स्प्रिट इज़ ए स्मोकलेस, स्प्रिट इज़ अ स्मोकलेस फ्यूल। हम इसको फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रिट को। इसको जलाए तो धुआं नहीं निकलता स्प्रिट को, ठीक है। एंड हाई क्वालिटी फ्यूल है ये। बिसाइड्स मोलासेस, मेज, बार्ली एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मोलासेस या गन्ने का राब ही हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इंडस्ट्रीज़ में इथेनॉल बनाने के लिए मकई का, बार्ली यानी जौ वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुने होंगे कि ग्रेप्स जूस, सुने क्या? यानी अंगूर का जो रस होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये दो कौन कौन से? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर प्रेजेंट इन ग्रेप जूस। इनके अंदर अंगूर के रस में ये मौजूद होते हैं। तो इससे भी शराब बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ये जो शुगर है इस जो अंगूर के रस में मौजूद है, अगर हम ईस्ट का इस्तेमाल करें तो ईस्ट क्या करता है?
इनसे अल्कोहल बना देता है, शराब बनता है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।